फरवरी महीने की पहली तारीख को लखनऊ के अमीनाबाद इलाके में रहने वाली 19 साल की एक लड़की जिसका नाम गौरी श्रीवास्तव था, वो अपने घर से रहस्यमयी हालत में गायब हो गई। गौरी लॉ कॉलेज की स्टूडेंट थी, फर्स्ट ईयर में पढ़ती थी और बहुत ही खुश मिजाज, हंसने बोलने वाली और मॉडर्न सोच रखने वाली लड़की थी। 1 फरवरी की दोपहर को गौरी अपने घर से निकली थी अपने पिता की जैकेट को ड्राई क्लीन कराने के इरादे से, और वो ड्राई क्लीनर के दुकान पर गई भी। वहाँ उसने जैकेट ड्राई क्लीनर के हवाले किया और उसके बाद ड्राई क्लीनर के दुकान के सामने से और बाज़ार से होते हुए आगे निकल गई। इस दौरान गौरी पर कुछ लोगों की नज़र भी पड़ी, खासकर गौरी के एक रिश्तेदार ने भी गौरी को देखा, जिनका दुकान उसी मार्केट में है, जिनकी एक दुकान उसी मार्केट में है जिस मार्केट में ड्राई क्लीनर के पास वो गौरी गई थी। और गौरी ने भी उस दुकानदार को देखा था, लेकिन गौरी वहाँ रुकी नहीं, बल्कि अपने काम से और आगे निकल गई। ये मेरे ख्याल से आखिरी शख्स थे जिन्होंने गौरी को देखा, और इसके बाद गौरी जो है वो गायब हो गई। दोपहर का वक्त था, गौरी अपने घर से तकरीबन निकली थी, आप मान लीजिए यही कोई 11:30-12 बजे के आसपास। और इसके बाद जब शाम हो गई और गौरी घर नहीं आई तो घर वालों को बहुत फिक्र होने लगी। गौरी के पिता जो हैं उनका नाम है शिशिर श्रीवास्तव, और वो अमीनाबाद में जो ग्रेन मार्केट है उस ग्रेन मार्केट में इंटीरियर डेकोरेटर का काम करते हैं, वहाँ पर उनकी दुकान है। गौरी की माँ ने सबसे पहले गौरी को फ़ोन किया, लेकिन गौरी का फ़ोन पिक नहीं हुआ, नहीं उठा, तो वो बहुत परेशान हो गई और उन्होंने अपने पति यानी गौरी के पिता शिशिर को फ़ोन करके ये बताया कि गौरी घर से निकली है लेकिन अभी तक वापस नहीं आई है और फ़ोन नहीं उठा रही है। इस बात से परेशान होकर शिशिर जी ने भी कई बार अपनी बेटी को फ़ोन मिलाया और बहुत कोशिश करने के बाद गौरी का फ़ोन किसी लड़के ने उठाया और उस लड़के ने कहा कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, गौरी मेरे साथ है और गौरी रात होने से पहले घर आ जाएगी, आप इत्मीनान रखिए। इस बात से सच तो ये है कि श्रीवास्तव परिवार की परेशानियां और बढ़ गई, उनकी चिंता और बढ़ गई, क्योंकि जवान लड़की, अकेली लड़की कहीं घर से निकली है, फ़ोन नहीं उठा रही है, और जब बार बार फ़ोन किया जा रहा है तो फ़ोन कोई लड़का उठा रहा है जिस लड़के को ये नहीं पहचानते हैं, और लड़का बोल रहा है कि गौरी घर चली जाएगी, आप चिंता मत कीजिए। जब ये बात शिशिर जी ने सुनी तो वो फिर वापस अपने घर आए और घर आकर उन्होंने अपनी पत्नी से भी बातचीत की और दोनों ने ये सलाह मशवरा किया कि अब क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा कि कुछ आगे करने से पहले हमें एक आध बार और ट्राई करनी चाहिए कि गौरी के नंबर पर हम फ़ोन करके देखें, शायद गौरी को उसका दोस्त जो है वो फ़ोन दे दे और बात हो जाए। इस कोशिश में श्रीवास्तव दंपति ने गौरी के मोबाइल पर और भी कई बार फ़ोन किया, और जब फ़ोन किया तो इस बार फिर एक लड़के ने फ़ोन उठाया, उसी लड़के ने, और उस फ़ोन उठाने वाले लड़के ने कहा कि गौरी मेरे साथ लखनऊ में ही है, इको पार्क में है, हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और आप चिंता मत कीजिए, थोड़ी देर में ये इको पार्क से वापस आ जाएगी। लेकिन लड़के का जो रवैया था, गौरी का फ़ोन अपने पास रख लेने का और घर वालों से बात नहीं कराने का, ये कहने का कि गौरी साथ में है, चिंता मत कीजिए, ये सारी चीज़ें बड़ी संदिग्ध थी, संदेहास्पद थी। तो इसीलिए गौरी के माता पिता की परेशानी लगातार बढ़ती रही। थोड़ा इंतज़ार करने के बाद उन्होंने फिर फ़ोन किया गौरी के नंबर पर, और इस बार लड़के ने जो बताया उससे गौरी के मम्मी पापा के हाथ पांव फूल गए। लड़के ने कहा कि देखिए, गौरी की तबीयत बिगड़ गई है और मैं उसे लेकर SGPGI जा रहा हूँ। SGPGI हॉस्पिटल है, संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट, और वहाँ मैं जा रहा हूँ। ये बात जब गौरी के माता पिता ने सुनी तो उनके तो होश उड़ गए, वो बुरी तरह घबरा गए। वो पहले इको पार्क भी गए और फिर SGPGI भी गए, लेकिन दोनों जगहों पर गौरी नहीं थी और नहीं कोई ऐसा लड़का था जो उसके माता पिता से मिलता और बताता कि हाँ, गौरी को हमने यहाँ भर्ती कराया है या गौरी मेरे साथ थी। तो कुल मिलाकर पूरा जो घटनाक्रम है वो बहुत संदेहास्पद था और बहुत ही तनाव पैदा करने वाला था। अब गौरी के घर वाले जो है वो सीधे अमीनाबाद पुलिस स्टेशन पहुँचे और वहाँ उन्होंने पुलिस वालों से बात की। और जैसा कि आम तौर पर हमारी पुलिस का रवैया होता है, मैं जनरलाइज तो नहीं करना चाहता, लेकिन ऐसे बहुत सारे मामले होते हैं जब हमने देखा है कि पुलिस जो है इस तरह की गुमशुदगी के मामलों को बहुत हल्के तौर पर लेती है। गौरी के माता पिता जब पुलिस स्टेशन पहुंचे और उन्होंने कहा कि हमारी बेटी घर से निकली है और वापस नहीं आ रही है, बार बार उसका फ़ोन कोई दूसरा लड़का उठा रहा है, अब तो फ़ोन स्विच ऑफ हो गया है और वो कह रहा है कि गौरी इको पार्क में है, कभी बता रहा है कि हॉस्पिटल में है, अब हमारी बेटी को ढूंढिए।
तो पुलिस वालों ने गौरी के माता पिता से कहा कि अरे आप फिक्र मत कीजिए, जवान लड़की है, कहीं अपने किसी बॉयफ्रेंड के साथ गई होगी, आप क्यों परेशान हो रहे हैं, वो खुद वापस चली आएगी। इस तरह की बात जो है घर वालों को सुनने को मिली और उन्हें बहुत बुरा लगा, सदमा भी लगा, क्योंकि उन्हें बड़ी उम्मीद थी कि पुलिस शायद उनकी बेटी को ढूंढने में उनकी मदद करेगी। तो वो फिर वहाँ से वापस लौट आए, उनके पास और कोई चारा नहीं था। इसी बीच गौरी का जो मोबाइल फ़ोन था वो भी ऑफ हो चुका था। एक बार फिर से आपको याद दिला दूँ, ये सारी घटना 1 फरवरी 2015 की है। गौरी के घर वालों की पूरी रात जो है वो आंखों में ही निकल गई, क्योंकि जिनके घर की बेटी लापता हो और जिसका फ़ोन स्विच ऑफ हो चुका हो, फ़ोन संदिग्ध तरीके से कोई लड़का उठा रहा हो, पुलिस साथ नहीं दे रही हो, तो उस माँ बाप की हालत क्या होती होगी। वो सो नहीं पाए रात भर, और सुबह उन्होंने फिर से गौरी के नंबर पर ट्राई किया, फ़ोन करते रहे, लेकिन गौरी का नंबर एक बार भी नहीं उठा। और इस तरह से वो जो है वो बहुत परेशानी में उनका ये वक्त, उनका ये दिन गुजर रहा था। पुलिस ने देर सवेर गौरी की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी लिखी, लेकिन पुलिस को जिस तरह से कार्रवाई करनी चाहिए थी एक लड़की की इस तरह की संदिग्ध गुमशुदगी के मामले में, पुलिस ने वो नहीं की। उधर अगले दिन यानी 2 फरवरी की सुबह लखनऊ में एक और अजीब घटना हुई। अजीब घटना ये हुई कि ये जो SGPGI का इलाका है, उस इलाके में एक सड़क भी है जिसका नाम है शहीद पथ। तो इस शहीद पथ के पास लोगों ने अलग अलग बोरियों में इंसानी जिस्म के टुकड़े देखे। इनमें कुछ एक टुकड़े ऐसे थे जिन्हें कुत्ते जो है वो नोच रहे थे। और जब लोगों ने ये मंजर देखा, सबसे पहले किसी आदमी की नज़र पड़ी एक कटी हुई टांग पर, तो लोगों ने जब ये मंजर देखा तो लोग घबरा गए और उन्होंने फ़ौरन पुलिस को फ़ोन किया। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि ये मामला क्या है। SGPGI के पास शहीद पथ पर नहर के किनारे आसपास के इलाके में बोरियों में ये इंसानी जिस्म के टुकड़ों का राज क्या है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जिस तरह से संदिग्ध तरीके से टुकड़े वहाँ फेंके गए थे, वो किसी फाउल प्ले यानी गहरी साजिश की तरफ इशारा करते थे। पुलिस फ़ौरन मौके पर पहुँची और पुलिस ने पहला टुकड़ा बटोरा, इकट्ठा किया। उसके बाद जब पुलिस ने आसपास के इलाके को खंगालना, उसकी तलाशी लेने की शुरुआत की, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि करीब 300 मीटर के रेडियस में, दायरे में, पुलिस को 2 हाथ, 2 टांगे, एक टोर्सो यानी बॉडी और कटा हुआ सिर, ये सारी चीज़ें अलग अलग 6 बोरियों में पुलिस को ये सारी चीज़ें नज़र आई। पुलिस ने ये सारी चीज़ें बरामद भी की और इसी के साथ जो है पूरे लखनऊ में सनसनी फैल गई, क्योंकि ये भयानक खबर थी। मीडिया की सुर्खियों में खबर आ गई और जिस तरह से एक इंसान के टुकड़े करके उसकी लाश निपटाई गई थी, वो जाहिर सी बात है कि मामला कत्ल का था, कोई एक्सीडेंट तो हो नहीं सकता था। और इत्तेफाक से ये जो जिस्म के टुकड़े थे, ये भी किसी लड़की के ही थे। जब श्रीवास्तव परिवार को इस बारे में जानकारी मिली तो उनका तो दिमाग ही घूम गया। उनको लगने लगा कि अरे ये क्या हो गया। मतलब वो ये भी नहीं समझ पा रहे थे कि ये सब कुछ जो बुरी खबर है ये उनकी बेटी से रिलेटेड है, नहीं है। मतलब उनकी आधी जान निकल गई। लेकिन वही हुआ जो होता है। पुलिस वालों ने श्रीवास्तव परिवार के लोगों को बुलाया, खासकर उसके मम्मी पापा को, और कहा कि हमारे पास कुछ लाश के टुकड़े हैं और कुछ तस्वीरें हैं। लाश के साथ हमें जो कुछ बिलोंगिंग्स मिली है, कुछ चीज़ें मिली हैं, वो सारी चीज़ें जो है हम आपको दिखाना चाहते हैं। आप प्लीज़ ये चीज़ें देखिए और आइडेंटिफाई कीजिए कि कहीं ये आपकी बेटी गौरी के तो नहीं है। शिशिर श्रीवास्तव ने जैसे ही तस्वीरें देखी, जैसे ही उस लाश के साथ मिली चीज़ें, मान लीजिए अंगूठी या इस तरह की कोई भी चीज़ जो आइडेंटिफिकेशन के लिए काफ़ी हो, उस तरह की चीज़ शिशिर ने जैसे ही देखी, वो बेहोश से होने लगे। और इसी के साथ ये बात साफ हो गई कि 6 टुकड़ों में बटी या 6 टुकड़ों में काटी गई वो लड़की गौरी ही थी, जो 1 रोज़ पहले यानी 1 तारीख को गायब हो गई थी। 2 तारीख को ये लाश मिली थी और उसकी घर वालों ने जो पहचान की, वो पहचान होते होते एक दिन और निकल गया, यानी 3 फरवरी को श्रीवास्तव परिवार ने इस बात की पुष्टि कर दी कि वो लाश जो है वो गौरी की ही है। तो कुल मिलाकर अब ये पता चल चुका था लखनऊ पुलिस को और गौरी के घर वालों को भी कि उनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है, उसकी हत्या हो चुकी है। पुलिस ने इस मामले में फ़ौरन मर्डर का केस दर्ज किया। पूरा लखनऊ, पूरा उत्तर प्रदेश जो है वो दहल उठा, क्योंकि बहुत ब्रूटल तरीके से, बहुत ख़तरनाक तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया था। जांच पुलिस ने फ़ौरन शुरू की और शुरू की
टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन से ही पुलिस ने गौरी के मोबाइल फ़ोन पर कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन जैसा कि आपको पता है उसका मोबाइल फ़ोन 1 फरवरी को ही ऐसे स्विच ऑफ हुआ था कि लगातार स्विच ऑफ आ रहा था। पुलिस ने फ़ौरन उसके मोबाइल फ़ोन की कॉल डिटेल निकलवाई और कॉल डिटेल निकलवाने के बाद पुलिस ने यह भी देखा कि मोबाइल फ़ोन की लास्ट लोकेशन क्या है। तो पुलिस को पता चला कि गौरी के मोबाइल फ़ोन की लास्ट लोकेशन जो है वो लखनऊ के तेलीबाग इलाके में है। अब गौरी के घर वालों से पुलिस ने पूछताछ की कि तेलीबाग इलाके में कोई आपका रिश्तेदार, कोई आपके फैमिली का फ्रेंड या गौरी का कोई फ्रेंड रहता है, आप लोगों को ऐसी कोई जानकारी है? पूरे श्रीवास्तव परिवार ने इस बात से इनकार किया और उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे तो कोई नाते रिश्तेदार है नहीं, गौरी का भी कोई दोस्त वहाँ है, इसके बारे में मैं नहीं जानता हूँ और हमें पता नहीं है कि गौरी तेलीबाग में गई थी या नहीं, और गई तो किसके साथ गई हमें कुछ नहीं पता है। अब पुलिस के लिए थोड़ी परेशानी खड़ी हो गई, क्योंकि अगर तेलीबाग का कोई ऐसा आइडेंटिफिकेशन पॉइंट होता तो पुलिस सीधे वहाँ पर स्ट्राइक करती, वहाँ पर जाती, लेकिन चूंकि तेलीबाग से श्रीवास्तव परिवार का या गौरी का सीधे तौर पर कोई लेना देना नहीं था, तो पुलिस को समझ में नहीं आ रहा था कि वो तेलीबाग में कहाँ जाए, किससे पूछे। लेकिन पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस के ही सहारे इस तफ्तीश को आगे बढ़ाने का फैसला किया और तेलीबाग इलाके में जितने सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उन सीसीटीवी कैमरों की फुटेज जो है पुलिस स्कैन करने लगी। पुलिस की कई टीमें बनाई गई और सैकड़ों सीसीटीवी कैमरों के फुटेज पुलिस ने स्कैन किए और पुलिस की ये कोशिश जो है वो रंग लाई। हुआ ये कि एक सीसीटीवी फुटेज में गौरी पैदल ही रास्ते से चलती हुई दिखाई दे रही थी और वो लगातार किसी को मोबाइल फ़ोन से मैसेज भेज रही थी या टेक्स्ट कर रही थी, ये टाइप करती हुई चली जा रही थी। ये तस्वीर सीसीटीवी में कैद हुई थी। साथ ही सीसीटीवी में ये भी तस्वीर कैद हुई थी कि कुछ दूर आगे चलने के बाद गौरी एक लड़के की बाइक में बैठ गई और उसके बाद उस लड़के के साथ गौरी जो है तेलीबाग से आगे निकल गई, मतलब तेलीबाग की तरफ, और इनसाइड में चली गई मोहल्ले में। पुलिस को जब ये चीज़ दिखी तो पुलिस ने उस लड़के को पहचानने और उसके आइडेंटिफिकेशन के बारे में पता करने की शुरुआत की। उसकी बाइक का नंबर क्लियरली विजिबल नहीं था, लेकिन बाइक के मेक के सहारे पुलिस जो है आरटीओ ऑफिस में भी गई और ये पता करने लगी कि उस बाइक नंबर के में कुछ बाइक क्या ऐसे भी हैं उस बाइक के मेक के जो तेलीबाग इलाके में रजिस्टर्ड है। तो ये बहुत अपहिल टास्क था, जिसे कहते हैं बहुत मुश्किल काम था, भूसे के ढेर से सुई ढूंढने वाली बात थी, लेकिन पुलिस ने वो एफर्ट की और पुलिस को जो है उस एफर्ट में कामयाबी मिली। बाइक के सहारे तो नहीं, लेकिन पुलिस ने जब बहुत छानबीन की तो पुलिस को पता चला कि वहाँ जो है एक लड़का है जो गौरी का जानकार है और तेलीबाग इलाके में ही रहता है। तो पुलिस को जब इसके बारे में जानकारी मिली तो उस लड़के की पहचान पुलिस ने पता की, उसका नाम था हिमांशु प्रजापति। गौरी, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो 19 साल की लड़की थी और ये हिमांशु प्रजापति जो है ये 23 साल का लड़का था। हिमांशु के पिता एक हॉस्पिटल में स्वीपर का काम करते थे और हिमांशु जो है इसी तेलीबाग इलाके में रहता था। जब हिमांशु के बारे में पता चला तो पुलिस ने उसके जानने वाले कुछ कॉमन लोगों को वो तस्वीरें दिखाई जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी। लोगों ने कंफर्म कर दिया कि हाँ, इस बाइक पे नज़र आ रहा है ये लड़का जो है वो हिमांशु ही है। गौरी तो खैर पहले से ही आइडेंटिफाई हो गई थी कि हाँ वो बाइक में बैठी है। अब एक चीज़ ये भी साफ हो गई कि गौरी आखिरी बार हिमांशु के साथ ही थी। घर वालों को यह भी लगने लगा कि जो लड़का लगातार गौरी का फ़ोन उठा रहा था और झूठी सच्ची बातें बता रहा था वो लड़का जो है वो हिमांशु ही होगा। पुलिस ने थोड़ी कोशिश की, छानबीन की और फाइनली पुलिस ने हिमांशु प्रजापति को धर दबोचा। हिमांशु भी गौरी की तरह जो है वो स्टूडेंट था। गौरी तो लॉ की पढ़ाई कर रही थी, लेकिन हिमांशु जोधपुर में लॉ यूनिवर्सिटी है, वहाँ से कॉरेस्पॉन्डेंस के ज़रिए जो है बीकॉम की पढ़ाई कर रहा था। और हिमांशु अपने किसी कॉमन फ्रेंड के ज़रिए आज से कोई 1 साल पहले गौरी से मिला था और इसके बाद वो दोनों व्हाट्सएप पर ही लगातार चैट किया करते थे, एक दूसरे से बातें किया करते थे। जब हिमांशु को पुलिस ने पकड़ा गौरी की गुमशुदगी और कत्ल के इल्ज़ाम में, तो पहले तो उसने मना किया, उसने सारी बातों से इनकार किया। उसने कहा कि उसे नहीं पता गौरी कहाँ गई, वो गौरी के साथ था ही नहीं। लेकिन जब पुलिस ने तमाम सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल फ़ोन की लोकेशन और दूसरे सबूतों के साथ हिमांशु को कन्फ्रंट किया तो हिमांशु ने अपना जुर्म कबूल लिया और उसने कहा कि हाँ, उसने गौरी की हत्या क्यों की थी, ये उसने कबूल कर ली, गौरी की हत्या की थी। अब हिमांशु से 2 बातें पता करनी थी। एक तो ये कि उसने हत्या क्यों की और दूसरी बात ये कि उसने हत्या कैसे की, गौरी को कैसे मारा। तो हिमांशु से जब पुलिस ने पूछताछ की तो उसने पुलिस को सारी कहानी सिलसिलेवार तरीके से बताई, जो मैं आप सबको बताने वाला हूँ। हिमांशु ने बताया कि गौरी जो है 1 साल से उसके साथ फ्रेंडशिप में थी और दोनों व्हाट्सएप के ज़रिए ही लगातार चैट करते थे, उनका आपस में मिलना जुलना बहुत कम होता था। लेकिन इन दिनों
हिमांशु के घर के लोग यानी पूरा उसका परिवार जो है वो मुंबई गया हुआ था और उनकी वापसी जो है 4 फरवरी को थी। वो जनवरी के महीने में ही मुंबई चले गया था और हिमांशु अकेला तेलीबाग के उनके मकान में रह रहा था। तो हिमांशु को लगा कि ये बहुत अच्छा मौका है कि मैं अकेला हूँ, अगर गौरी जो मेरी फ्रेंड है अगर वो मेरे साथ मेरे कमरे में आए तो हम थोड़ा अच्छा वक्त साथ में गुजार सकते हैं। ये हिमांशु की सोच थी और उसने गौरी को टेक्स्ट करके अपने पास बुलाया। भाग्य का खेल देखिए कि गौरी को इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं था कि आने वाला वक्त उसके लिए क्या संजो कर रखा है, आने वाले वक्त में उसके लिए क्या छुपा है। गौरी हिमांशु के बुलाने पर तेलीबाग चली गई और तेलीबाग में ही एक पॉइंट से गौरी को उसने पिक किया और पिक करके अपने घर लेकर चला गया। हिमांशु अब गौरी के साथ अपने कमरे में अकेला था और दोनों फ्रेंड तो थे और बहुत अच्छे फ्रेंड थे, दोनों के बीच में बहुत सारी चैटिंग होती थी, बातचीत होती थी, लेकिन हिमांशु मन ही मन गौरी से प्यार करने लगा था, उसे चाहने लगा था। हालांकि गौरी जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो मॉडर्न और आज़ाद ख्यालों वाली लड़की थी, उसकी कई लड़कों से दोस्ती थी, लेकिन उसका कोई अतिरिक्त झुकाव या कोई बॉयफ्रेंड वाली फीलिंग हिमांशु के प्रति नहीं थी। लेकिन हिमांशु के मन में यह फीलिंग थी कि गौरी उसकी गर्लफ्रेंड है। सॉरी। अब जब हिमांशु और गौरी बंद कमरे में मिले तो हिमांशु ने गौरी से बातों बातों में उसका मोबाइल फ़ोन ले लिया। गौरी तो इनकार कर रही थी, लेकिन हिमांशु ने एक तरह से उसका मोबाइल फ़ोन छीन ही लिया और छीनने के बाद उसका मोबाइल फ़ोन आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उसका मोबाइल फ़ोन हिमांशु देखने लगा उत्सुकतावश। और देखते देखते उसने देखा कि गौरी ने अपनी कई फोटोग्राफ्स, कई तस्वीरें जो है और लड़कों के साथ और लड़कों को शेयर की है। और ये कुछ ऐसी तस्वीरें थी जो बहुत, आप कह लीजिए कि क्लोज थी, या बहुत ऐसी तस्वीरें थी जिसे आप बहुत पर्सनल फोटोग्राफ कह सकते हैं। तो कुछ ऐसी तस्वीरें गौरी ने व्हाट्सएप के जरिए अपने कुछ और मेल फ्रेंड्स के साथ शेयर की थी। ये बात गौरी से एक तरफा प्यार करने वाले हिमांशु प्रजापति को बहुत नागवार गुजरी और उसने तय कर लिया कि वो गौरी को छोड़ेगा नहीं। दोनों के बीच में कहासुनी शुरू हो गई और इसी कहासुनी के दरमियान हिमांशु ने गौरी का गला घोंट दिया। गला घोंटते ही जो है गौरी निढाल हो गई और वो जमीन पर गिर पड़ी। आप ये मान सकते हैं कि गौरी की मौत हो गई और हिमांशु के हाथों गौरी का कत्ल हो गया। हिमांशु को समझ में नहीं आया कि वो क्या करे, कहाँ जाए, किससे मिले, कैसे गौरी की लाश को ठिकाने लगाए। शाम हो गई थी। हिमांशु फौरन घर से निकला और घर से निकलने के बाद अपने एक और फ्रेंड से मिला, जिस फ्रेंड के साथ उसने बातचीत की। हालांकि इस कत्ल से उस फ्रेंड का, उस दोस्त का कोई भी लेना देना नहीं था और उस दोस्त के साथ तकरीबन हिमांशु ने 2 घंटे अपने घर के बाहर गुजारे और घर के अंदर गौरी की लाश पड़ी रही। बाहर से हिमांशु ताला लगा कर गया था। उसने ड्रिंक किया और ड्रिंक करने के बाद वो मार्केट गया, बाज़ार गया। वहाँ से उसने एक आरी खरीदी लकड़ी काटने वाली और साथ में कुछ बोरियां खरीदी। ये सब खरीद कर वो रात तक घर लौट आया और अकेला ही लौटा। उसका दोस्त उसे बाहर मिला था, साथ में उसने ड्रिंक किया और उसका दोस्त वहीं से वापस भी चला गया। इसके बाद हिमांशु घर आया और घर आकर उसने आगे की करतूत को अंजाम दिया जो बहुत भयानक था। उसने आरी से गौरी का सिर काटकर धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद उसने गौरी की बाहें काटी एक एक करके, उसकी टांगों को काटकर अलग किया और इस तरह एक जीती जागती लड़की जो आपसे कुछ देर पहले तक हंसती बोलती उसके साथ उसके घर आई थी, उसके हिमांशु ने 6 टुकड़े कर डाले। उसे अलग अलग बोरियों में भरा और भरने के बाद वो देर रात तक घूम घूम कर शहीद पथ इलाके में जो नहर बहती है SGPGI के आसपास, वहाँ पर वो गौरी की लाशों के टुकड़े, बोरियों में बंद टुकड़े फेंकता रहा, निपटाता रहा। इसके बाद वो घर आया रात को, सारी लाश के टुकड़े निपटाने के बाद, फेंकने के बाद, और घर आकर वो चैन की नींद सो गया, मानो कुछ हुआ ही नहीं है। अगले रोज़ क्या हुआ ये सब आपको पता है। 2 तारीख की सुबह को जब लोगों ने वो लाश देखी तो पुलिस को इत्तला दी गई। उसके बाद लखनऊ में भूचाल सा आ गया। मीडिया का अटेंशन इस खबर की तरफ गया बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक साथ मतलब 6-6 टुकड़े किसी इंसान के जिस्म का मिलना और उसे इस तरह से मारा जाना किसी लड़की को, वो बहुत ही भयानक सी बात थी। फिर जब पता चला कि वो लॉ कॉलेज की स्टूडेंट है, बहुत टैलेंटेड लड़की है और उसके साथ इस तरह की घटना हुई है, तो लोगों का गुस्सा और भड़का। अब लोग पुलिस पर भी दबाव बनाने लगे कि किसी तरह वो इसको गिरफ्तार करे, आरोपियों को, लेकिन पुलिस को पता नहीं चल रहा था। लेकिन फाइनली पुलिस ने
अपने सर्विलांस के बूते, अपनी तफ्तीश के बूते न सिर्फ हिमांशु प्रजापति को बल्कि उसके साथ एक और लड़के को भी गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया। हालांकि 2 महीने बाद उसके दोस्त को, हिमांशु के दोस्त को, अदालत से क्लीन चिट मिल गई और उसे अदालत ने रिहा कर दिया। लेकिन हिमांशु जो है वो गौरी के कत्ल के इल्ज़ाम में अब भी जेल में है। अब कुछ सबूतों की बात करते हैं। हिमांशु ऐसे तो इनकार भी कर सकता है कि मैंने गौरी को नहीं मारा और पुलिस ने मुझे झूठा फंसा दिया, मैंने कुछ नहीं किया, सीसीटीवी में मेरी तस्वीर नहीं है। लेकिन पुलिस की माने तो उसने गौरी का मोबाइल फ़ोन, उसके कपड़े, कुछ बिलोंगिंग्स, जूते और इस तरह की चीज़ें जो है वो हिमांशु के घर से बरामद की। पुलिस ने हिमांशु के घर से जो है वो वाइपर भी बरामद किया, जिसका इस्तेमाल हिमांशु ने गौरी की लाश के टुकड़े करने के बाद बाथरूम को धोने और साफ़ करने के लिए किया था। इस तरह से पुलिस ने बहुत सारे सबूत इकट्ठा किए और पुलिस को यह भी पता चला कि गौरी ने हिमांशु का नंबर अपने मोबाइल फ़ोन में आलोक के नाम से सेव कर रखा था और हिमांशु ने गौरी का नंबर रोहित के नाम से। यानी ऐसे तो दोनों लड़का लड़की थे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं कह रहा हूँ क्योंकि ये लड़की नहीं मानती थी उसको बॉयफ्रेंड, लेकिन दोनों के रिश्तों में कुछ ऐसा ज़रूर था कि वो दुनिया से ये सच छिपाना चाहते थे। तभी दोनों ने एक दूसरे का नंबर जो है अलग अलग नामों से, लड़कों के नामों से सेव करके रखा था। और इसी बीच जब ये कत्ल हो गया, हिमांशु जो है न सिर्फ अपने घर में रहा बल्कि वो एक नॉर्मल लाइफ लीड करता रहा। 4 तारीख के बाद उसके घर के लोग भी आ गए और उसके घर वालों को भी एक बार ये पता नहीं चला कि इस घर में किसी लड़की का कत्ल हुआ है। न तो घर में इस तरह के कोई निशान घर वालों को मिले और न ही हिमांशु के व्यवहार से कुछ पता चला। पुलिस ने जब बाद में छानबीन की तो पुलिस को यह भी पता चला कि हिमांशु उसके बाद भी लगातार एक नॉर्मल लाइफ लीड कर रहा था, जी रहा था। उसने इसके बाद भी कई बार फेसबुक देखा, एक्सप्लोर किया फेसबुक को, कई सारे पोस्ट्स लाइक किए, कमेंट किए। इन सारी चीज़ों के बारे में भी पुलिस ने तफ्तीश में जानकारी जुटाई। एक बहुत ही बड़ी और चौंकाने वाली बात और है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, वो ये कि जब गौरी की लाश का पोस्टमार्टम हुआ तो कॉज ऑफ डेथ जो है वो शॉक ड्यू टू हेमरेज और ब्लड लॉस, ये बात सामने आई। साथ ही ये भी बात सामने आई कि कत्ल का वक्त जो है वो रात का वक्त है, दोपहर का वक्त नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जब दोपहर के वक्त हिमांशु और गौरी के बीच में झड़प हुई और हिमांशु ने गौरी का गला घोंट दिया, उस समय गौरी मरी नहीं थी बल्कि वो जिंदा थी और बेहोश हो गई थी। हिमांशु को लगा कि उसकी फ्रेंड मर गई है और उसने गौरी को कमरे में बंद करके वो चला गया। जब लौटा तब भी गौरी बेहोशी की हालत में थी और तब उस नीम बेहोशी की हालत में, जहाँ से शायद गौरी को अगर प्रॉपर मेडिकल केयर या अटेंशन मिलता तो शायद वो वापस भी आ जाती, जिंदा भी हो जाती, उसी जिंदा हालत में हिमांशु ने गौरी के टुकड़े टुकड़े कर डाले। तो इस तरह से देखा जाए तो एक सिरफिरे, एक तरफा आशिक ने एक लड़की के जिंदा टुकड़े किए और फाइनली उसके गुनाह का, उसके जुर्म का भांडा फूटा और वो पकड़ा गया। आज की जो कहानी